Hello everyone, welcome to our channel from कौशल्या. Hope you all are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 16 लाइट के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. क्या आप अपने आसपास जो जितनी भी चीजें हैं क्या आप उनको देख पा रहे हैं? क्या आप अपने मम्मी पापा को देख पा रहे हैं? क्या आप अपने भाई बहन को देख पा रहे हैं? पास में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप उन सबको देख पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ हम देख पा रहे हैं. कैसे देख पा रहे हो? आप कहोगे मैडम हमारे पास 2 आंखें हैं उससे देख पा रहे हैं. 2 आंखें हैं, अच्छा चलो अच्छी बात है. 2 आंखें, उस 2 आंखों को लेके अब अपने अंधेरे कमरे में जाओ, देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको उन 2 आंखों से? नहीं दिख रहा. तो इसका मतलब ये है कि हमें कब दिखता है? जब लाइट होती है ना तब हमें चीजें दिखती हैं, तब हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं. वो ऑब्जेक्ट्स क्यों दिखते हैं हमें? लाइट होती है जब, इसलिए दिखते हैं क्योंकि लाइट ना उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरती है. गिरने के बाद क्या करती है? उन ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ आती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं. ठीक है ना, वो क्या करती है? लाइट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरती है और लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ आती है, तब हमें वो चीजें दिखती है. अगर आप मान लो आप किसी चेयर को देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर लाइट गिरी है, लाइट गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आई है, जिसके कारण हमारी आंखों में गिरी है, जिसके कारण हमें वो चीज या वो चेयर दिख रही है. ठीक है, बात समझ आ गई? इसी के कारण हम ऑब्जेक्ट्स या जितनी भी जो चीजें उन सबको क्या करते हैं? देख पाते हैं. तो इस चीज को समझाने के लिए कि वास्तविकता में जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है क्या, इस चीज को समझाने के लिए एक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट. क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट. और ध्यान रखना वो एक्सपेरिमेंट करना कैसे? आपको अंधेरे कमरे में करना है. कब करना है? अंधेरे कमरे में करना है. ठीक है, तो अब हम इस अंधेरे कमरे में क्या करते हैं? वो एक्सपेरिमेंट करते हैं. चलो लेट्स रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट, लेट्स गो. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी जो आपके पास जो कॉपी के पीछे का जो कवर होता है जो यूजफुल नहीं है, ठीक है ना, वो ले सकते हैं, या फिर कोई जो ना ब्लैक पेपर है वो ले सकते हैं. ठीक है, उसके बीच में क्या करना है? कुछ ऐसा क्या करना है? एक पतला सा लंबाई में क्या करना है? एक होल बनाना है. ठीक है ना, इतना पतला सा लंबाई में होल बनाना है. ठीक है, और एक लेनी है हमें टॉर्च. ठीक है, एक टॉर्च लेनी है और एक ऐसा हमें बनाना है जिसमें क्या हो? पतला सा हॉल हो. मैंने आपको बता दिया, मतलब आसपास से लाइट नहीं जानी चाहिए. ठीक है ना, ऐसा मटेरियल लेना. ठीक है, और उसमें ऐसा छेद बनाना. ठीक है, होल बनाना. अब एक लेंगे हम मिरर. ठीक है, क्या लेंगे हम? मिरर. अब ये 3 अपरेटस लेके इसको हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को अभी. अब आप इस एक्सपेरिमेंट को होते हुए भी देख सकते हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि जब जो लाइट जो आपने कार्डबोर्ड लिया था उसमें जो आपने पतला सा होल किया था उसमें से हम लाइट क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं. उसमें से हम लाइट पास कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे प्लेन माने जो मिरर है, मिरर से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट होके अनदर डायरेक्शन में जा रही है. ये देखो, ये मैं आपको बार बार मूवमेंट कर रही हूँ उस लाइट को, जिससे क्या हो रही है? वो अनदर डायरेक्शन में जाती हुई भी हमें क्या कर रही है? दिख रही है. ये देखो, ठीक है, अनदर डायरेक्शन में क्या हो रही है? जा रही है. जो लाइट हम जो भेज रहे हैं लाइट मिरर के ऊपर, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंसिडेंट वे. क्या बोल रहे हैं इसको? इंसिडेंट वे बोलते हैं. ठीक है ना, इंसिडेंट रे बोलते हैं. ठीक है, जो ये गहरी लाइन आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है, वहीं पे जो ये हल्की सी लाइन जो मिरर से रिफ्लेक्ट होती हुई हमें दिख रही है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे. क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, जो हम पास करते हैं लाइट उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है, जो लाइट मतलब किसी भी प्लेन से टकराती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. और जो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो यही हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. आप इसको क्लियरली यहाँ पे होता हुआ देख सकते हैं. ठीक है, और ये जो होता है ना मिरर, इसको हम बोलते हैं प्लेन. बात समझ आ गई? बाकी का पढ़ते हैं हम बोर्ड पे. अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, सबको अच्छा लगा होगा और सबको समझ में भी आया होगा. एक्सपेरिमेंट करने का मोटो यही होता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए. ठीक है, बुक्स में तो बहुत सारी चीजें होती है दी हुई, बट हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हमें चीजें वो बहुत ही अच्छे से और क्लियरली समझ आती है. ठीक है, तो अब हम उसी एक्सपेरिमेंट को बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा और समझते हैं. ठीक है,
हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने प्लेन लिया था, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ऑलवेज स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। जो प्लेन लेते हैं उसकी सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, इरेगुलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इरेगुलर होगी ना तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, जैसा हम चाहते हैं वो रिफ्लेक्टेड वे हमें वहां पे नहीं दिख पाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट तो होगा बट हमें वो रिफ्लेक्टेड वे विजिबल होने के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने लाइट रे है, जो हमने टॉर्च से हमने जो लाइट रे दिया था, जो कार्डबोर्ड में जो पतली सी जो हमने होल बनाया था, उससे जो हमने टॉर्च से जो लाइट रे दिया था, उस लाइट रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे अपवर्ती किरण, ठीक है ना, अपवर्तित किरण, ठीक है ना। अब होता क्या है कि एक कोई पॉइंट आता है जिसपे ये इंसिडेंट रे होता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके अनदर डायरेक्शन में चला जाता है। रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे चला जाता है, अनदर डायरेक्शन में ये जो रे होता है वो चला जाता है, ठीक है ना। जब जो इंसिडेंट रे है किसी पॉइंट पे आके अनदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, तो ऐसी जो रे होती है ना, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। जब रे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जब हम इसको सरफेस जब हम लाइट से सरफेस के ऊपर रे को डालते हैं तो उसको इंसिडेंट रे, और सरफेस से जब रे रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ आ गई। अब मैंने यहाँ पे बोला कि जो रिफ्लेक्टेड जो इंसिडेंट रे है वो किसी एक पॉइंट पे आके रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पे आके रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। उस पॉइंट से हम क्या बना लेते हैं, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, सीधे परपेंडिकुलर लाइन को क्या कर लेंगे, एक सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये लाइन है वो आप देख रहे हो, इंसिडेंट रे इसी जो पॉइंट है, इसी पॉइंट के ऊपर आके क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल हो जाएगा भाई। इसी से ना, यही जो नॉर्मल जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चीजें आपको समझ आ रही होगी। देखो जो इंसिडेंट रे है और जो ये नॉर्मल टू द सरफेस है, जो नॉर्मल टू द सरफेस है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे, क्या है, तीनों एक ही प्लेन के ऊपर है, क्या है, तीनों एक ही प्लेन के ऊपर है, ठीक है ना। और ये जो नॉर्मल टू द सरफेस बना है, ये क्या इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। बात समझ आ गई। इमेजिनरी लाइन है कहाँ से बनाई, हमने जहां से वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना, वहां से हमने उस पॉइंट से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इमेजिनरी लाइन होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है ना। यहाँ पे आप चीजें नोट करो, देखो इंसिडेंस रे हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में है कि नहीं है ना, सेम प्लेन में। हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, तीनों क्या है, सेम प्लेन में। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जो आपने देखा था ना, जो गहरी जो डार्क लाइन जो आपको इस तरफ से दिख रही थी, वो क्या थी, इंसिडेंस रे थी, ठीक है। और जो हल्की लाइन थी ना, जो हल्की जो लाइन हमें दिख रही थी लाइट से, वो क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना वहां पे कि मैडम कौन सी रिफ्लेक्टेड है और कौन सी इंसिडेंस है, ठीक है ना। जो गहरी लाइन दिख रही थी वो इंसिडेंस थी, और जो हल्की लाइन दिख रही थी वो क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है। और जो आप देख रहे थे कि मैडम जो मिरर है उसके पीछे भी हमें जो है ना दो लाइंस दिख रही थी, वो बेटा इमेजेस थी उस लाइन की, जो आगे दिख रही थी ना उसकी लाइन की इमेजेस क्या दिख रही थी, हमें पीछे दिख रही थी, क्योंकि हमने मिरर लिया था, ठीक है। मिरर में ऑलवेज हमें इमेज दिखती है, जैसे हम अब मिरर के सामने खड़े होते हैं हमें भी तो अपनी इमेज दिखती है। बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो नॉर्मल टू द सरफेस हो गया और जो इंसिडेंट रे हो गया, इसके बीच में जो एंगल होता है ना, उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। इस इंसिडेंस एंगल को हम स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। वहीं पर जो नॉर्मल टू द सरफेस है और जो रिफ्लेक्टेड है, इसके बीच में जो एंगल होता है ना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। और इसको हम स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मार करके दिया था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल, स्मॉल आर से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब मैंने क्या किया था, आपको जब एक्सपेरिमेंट दिखाया तो मैंने क्या किया था, लाइट को मूव किया था, जो इंसिडेंस रे थी उसको मैंने मूव किया था, तो क्या हुई थी, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हुई थी, मूव हुई थी, ठीक है ना। तो इससे मेरे को एक चीज समझ आ रही थी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा एंगल है जो बराबर है, ठीक है ना। मतलब इतने एंगल पे ये होगा तो फिर इतने एंगल पे ये होगा, ठीक है।
तो इससे हमें यहाँ पे चीज समझ आ रही है कि जो इंसिडेंस एंगल है, जो रिफ्लेक्शन एंगल की क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऑलवेज क्या होता है, इंसिडेंस जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना, जिससे आपने मूव किया था, मैंने जो इंसिडेंस जो रे थी वो मूव किया था, तो उससे क्या होता, रिफ्लेक्टेड रे भी मूव हो रही थी। इसका मतलब कुछ ना कुछ एंगल है जो इसमें क्या है, सेम है। ठीक है ना, नॉर्मल टू द सरफेस और इंसिडेंस एंगल का बीच का एंगल और नॉर्मल टू द सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो तीनों है, इंसिडेंस रे, नॉर्मल टू द सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होती है, हमेशा सेम प्लेन में होती है। ठीक है ना, बात समझ आ गई। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो हम प्लेन लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ प्लेन होना चाहिए। बात समझ आ गई, कैसा होना चाहिए, स्मूथ प्लेन होना चाहिए। ठीक है ना, तो तभी ये क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें वहां पर दिखता है। ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमें वहां पे दिखता है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन शो होने के लिए हमें स्मूथ प्लेन लेना चाहिए। ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमें तीन चीजें आपस से रिपीट कर, तीन चीजें चाहिए। एक तो चाहिए हमें क्या, स्मूथ सरफेस चाहिए। ठीक है, और जो तीनों जो रेज है, जो तीनों है वो क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। और तीसरा क्या है, जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्शन जो एंगल है वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो यही क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यही क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो मैं इसको आपको अभी बोर्ड पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे आपको राइट डाउन कर दिया, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, क्या है, when the light rays fall on the smooth surface, ठीक है, the angle of reflection is equal to the angle of incidence. ठीक है, also the incident ray, the reflected ray and the normal to the surface all lie in the same plane. ठीक है, वापस से ये जो तीनों चीजें होगी ना, तब वहां पे क्या लगेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। ठीक है ना, ये तीनों चीजें होगी तो वहां पे कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा था। ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर ये तीनों चीजें थी, स्मूथ सरफेस भी था, तीनों जो हमारी जो लॉ ऑफ जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में थी। और इसके अलावा जो इंसिडेंस जो एंगल है और जो रिफ्लेक्शन एंगल है, तीनों क्या थे, दोनों क्या थे, बराबर थे। तब हमें वहां पे वो रिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है ना, तो यही क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, पहला टॉपिक रहेगा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। मल्टीपल इमेजेस, जो मल्टीपल इमेजेस बनती है वो कैसे बनती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट रहेगा हमारा सनलाइट। सनलाइट व्हाइट होती है या कलर्ड होती है, ठीक है ना, ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे, सनलाइट कैसी होती है। पांचवा है डिस्पर्शन, ठीक है ना, किसके बारे में बात करेंगे, डिस्पर्शन के बारे में बात करेंगे। सो अभी हमारा पहला टॉपिक रहेगा लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में हम बात अभी करते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन। अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, the left of the object appear on the right and the right appears on the left, this known as a lateral inversion. अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि देखो, जैसे आपने क्या किया, मिरर है ना, आप पहले क्या करोगे, लेटरल इन्वर्जन देखने के लिए आप मिरर के सामने कुछ भी कोई भी जो पेपर होगा, कुछ भी उसमें कुछ भी लिख गए, ठीक है ना, राइट डाउन करके, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, ठीक है, राइट डाउन करके आप मिरर के सामने जाके वो आप उसको पेपर को मिरर के सामने रखोगे। मिरर के सामने रखोगे तो आप देखोगे कि जो भी आपने जो वर्ड्स लिखे हैं ना, वो आपको कैसे दिख रहे हैं, फ्लिप हुए दिख रहे हैं। फ्लिप माने कि देखो कैसे फ्लिप कैसे हुए दिखे, जैसे ए है, ठीक है, और मान लो ये बी है, ठीक है ना, बी आपको ऐसे दिख रहा है ना, अभी तो आपको जो नॉर्मल बी आप जो जैसे लिखते हो वैसे दिख रहा है, वहीं पे आप इसको मिरर के सामने लेके जाओगे तो आपको कुछ ही ऐसा दिखाई देगा। मतलब ये आपको अभी देखो कैसा दिखाई दे रहा है, आपको अभी देखने पे राइट हैंड में दिखाई दे रहा है ना, मतलब राइट हैंड की साइड से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो बी का जो लूप बन रहा है वो राइट हैंड साइड में, पर आप जब मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बी का जो लूप बन रहा है वो कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, वहीं पे सी की बात कर लेते हैं, सी ऐसा है, ठीक है,
वहीं पर आप इसको मिरर के सामने लेके जाओगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, वहीं पे देखो डी है, ये ऐसा है, मिरर के सामने लेके जाओगे तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, तो यही क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई देता है, मिरर के सामने ले जाने पे ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई देता है, और जो ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखाई देता है। बात समझ आ गई? इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, हम भी जब मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो हमारे जो है ना जो राइट है वो लेफ्ट में और लेफ्ट वाले राइट में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? ये हो गया हमारा लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्स मैंने आपको बता ही दिया कि an image formed by mirror, the left of the object appears on the right, मतलब ऐसा हमें दिखता है कि जो लेफ्ट है वो राइट में दिखता है और राइट वाला लेफ्ट में दिख रहा है। ठीक है, यही हमारा लेटरल इन्वर्जन, और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम भी मिरर में देखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो राइट में और राइट साइड लेफ्ट में हमें दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, हमें इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, हमारे दोनों साइड क्या होते हैं, सेम से ही होते हैं, तो इसलिए इसकी वजह से हमें इतना ज्यादा पता नहीं लगता कि लेफ्ट दिख रहा है कि राइट दिख रहा है। बात समझ आ गई? ठीक है, और बाकी आप अच्छे से अगर आपको देखना हो लेटरल इन्वर्जन, तो आप क्या करोगे, कोई भी जो लिखा होगा ना किसी के ऊपर, किसी पेपर पे, किसी बुक पे, कुछ भी, आप उसको लेके मिरर के सामने जाओगे तो आपको अच्छे से वहां पे लेटरल इन्वर्जन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, लेटरल इन्वर्जन राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता है। ठीक है, मिरर के सामने ले जाने पे ये हो गया हमारा लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम समझते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम समझने के लिए हमें क्या करना है, दो प्लेन लेने। ठीक है, एक लेना है स्मूथ प्लेन और एक लेना है इररेगुलर या कोई रफ प्लेन, जैसे कार्डबोर्ड का कुछ भी शीट, ऐसे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, रफ प्लेन, इररेगुलर प्लेन लेना है। ठीक है, और एक प्लेन लेते हैं हम स्मूथ प्लेन। ठीक है, अब करेंगे क्या, लाइट को पास करेंगे, बहुत सारी लाइट को यहाँ से पास करना है। ठीक है, तो लाइट को पास करेंगे तो यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से एक लाइट को पास करेंगे। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक लाइट को फिर पास करेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक लाइट को फिर यहाँ से पास करेंगे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा ही होगा। ठीक है ना, ये देखो यहाँ से पास किया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये पास किया, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये पास किया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये पास किया और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज ऐसी है जो आपको यहाँ पे देखनी है, सीधा नहीं बन रहा ये, चलो बन गया। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हो कि जब आप लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद में लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। हमने चार लाइट क्या किया, इंसिडेंट की। ठीक है ना, हमने चार जो लाइट रेज है वो क्या किया, हमने इंसिडेंट की। ठीक है ना, 4 लाइट रेज इंसिडेंट की, जिसमें से जो पहली इंसिडेंट हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी इंसिडेंट हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, तीसरी इंसिडेंट हो गई रिफ्लेक्ट, चौथी भी इंसिडेंट हो गई क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो जितने भी जो रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब जो लाइट्स है वो मिल रही है क्या आपस में, बताओ? यहाँ पे नहीं मिल रही ना, यहाँ पे सारी क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। ठीक है ना, इसकी वजह से इसको सीधा बनाना था। क्या जा रही है, ये देखो ये पैरेलल जा रही है। ठीक है, सारी क्या जा रही है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इररेगुलर प्लेन के ऊपर। ठीक है ना, जो इररेगुलर प्लेन है ना, उसमें भी हम ऐसी चार लाइट क्या करते हैं, पास करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। ठीक है ना, अब चार लाइट है, जिसमें से देखो एक लाइट मैंने यहाँ पे पास की, ये गई। ठीक है, मैंने दूसरी लाइट में क्या की, पास की, यहाँ पे ये गई। ठीक है, अब तीसरी लाइट में मैंने पास की, यहाँ पे ऐसा, चौथी लाइट में मैंने पास की। अब देखो यहाँ पे लाइट्स देखो मिल रही है हमें, इसको आगे बढ़ाऊंगी तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और इसको भी अच्छे से आगे बढ़ा देती है ना। इसमें देखो इंसिडेंट रे हमने भी कितनी डाली, 4 डाली यहाँ पे इंसिडेंट रे, 1 2 3 4। ठीक है, और रिफ्लेक्ट, ये देखो पहली वाली की रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो दूसरी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो तीसरी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जो चौथी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसमें ये तो प्लेन सरफेस थी, अब ये जो रफ है या फिर इररेगुलर सरफेस है, इसमें जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है वो पैरेलल है क्या, वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं है, वो क्या है, मिल रही है आपस में आगे जाके, क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या कर रही है, आगे जाके मिल रही है, वो आपस में पैरेलल नहीं है। जैसे स्मूथ प्लेन में क्या थी, जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो पैरेलल थी, पर जो ये इररेगुलर जो प्लेन है ना, इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज है
वो कैसी है, आपस में मिल पैरेलल नहीं है, वो क्या है, आपस में आगे जाके मिल रही है, ठीक है। अब देखो तो जो आपस में ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाके मिलती है ना, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। कैसे रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल ना जाके क्या करती है, आपस में कहीं ना कहीं जाके मिलती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, इररेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको पढ़ के बता देती हूँ। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज, क्योंकि जो हम रेस जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं, जो डाल रहे हैं, वो रेस सारी क्या पैरेलल है, दिखा था हमने, सारी रेस कैसी थी, पैरेलल थी, जो हम डाल रहे थे, ठीक है ना। पर हमने स्मूथ सरफेस पे हमने जैसी रेस पैरेलल डाली थी, वैसी रिफ्लेक्टेड रेस क्या पैरेलल निकल रही थी। वहीं पे रफ सरफेस पे हमने देखा था पैरेलल रेस तो हमने डाली थी, पर जो रिफ्लेक्टेड होकर निकल रही थी वो पैरेलल नहीं थी, वो क्या हो रही थी, मिल रही थी आपस में जाके, ठीक है। तो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इररेगुलर सरफेस are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप लोग सैलून गए हो अपने हेयर कटाने के लिए, ठीक है ना। अपने हेयर कटिंग करवाने के लिए हम लोग सैलून जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो सैलून होता है उसमें हमारे जो पीछे के जो बाल हैं वो सही से कटे हो, इसके लिए क्या करते हैं, जो सैलून वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको आपके जो पीछे वाले बाल होते हैं ना, उसके पीछे क्या रखते हैं, मिरर रखते हैं, ठीक है। और आपको दिखाते हैं कि आपके पीछे वाले बाल कैसे कटे, ठीक है। होता क्या है कि आपके पीछे वाले बालों की तरफ आपके बैक साइड में क्या रखा जाता है, एक मिरर रखते हैं वो, ठीक है। और उससे हमें जो आगे जो हमारे मिरर होता है ना, जो आगे मिरर होता है, उससे हमें वो पीछे वाला जो हमारा वो मिरर रखे हुए हैं ना, उससे हमें दिखाई देता है कि अच्छा हाँ सही कट रहे हैं बाल, मतलब सही कटे हुए हैं, शेप वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। वहां पे आपने एक चीज और देखी होगी, ठीक है। वहां पे क्या देखी कि आपने मिरर में देखा होगा ना, तो वो एक इमेजेस के अलावा आपकी भी बहुत सारी इमेजेस वहां पे आपको दिखी होगी, ठीक है ना। आपकी भी बहुत सारी इमेजेस दिखी होगी। जब उन वाले भैया ने जो पीछे है आपके, उन्होंने आपके पीछे क्या रखा होगा, मिरर रखा होगा, तो आपने देखी होगी बहुत सारी इमेजेस बन रही है। एक सिंगल इमेजेस नहीं, बहुत सारी इमेजेस बन रही है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा, ठीक है। अभी क्यों होता है कि ऐसे मल्टीपल इमेजेस क्यों बनती है, होता क्या है कि जब दो मिरर है, ऑब्वियसली ऐसे जो मल्टीपल इमेजेस बनाने के लिए कितने मिरर चाहिए होते हैं, 2 मिरर चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो हमने भी सैलून वाला भी क्यों, एक तो सामने मिरर होता है और एक हमारे बैक में मिरर लगाते हैं, जिससे भी जो पीछे वाले बाल कैसे कटे हुए हमें दिख जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इमेजेस बनाने के लिए कितने मिरर चाहिए होते हैं, 2 मिरर चाहिए होते हैं, ठीक है ना। एक मिरर सामने रखते हैं, एक मिरर थोड़ा सा ऐसे सेट करते हैं, ऐसे एंगल में सेट करते हैं, जिससे क्या बनती है, मल्टीपल इमेजेस बनती है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम एक दूसरे के क्या लिया चिपका दो और मल्टीपल इमेजेस बन जाएगी, नहीं बनेगी, ठीक है ना। या फिर ऐसा करो कि आप एकदम ही ऐसे पूरा अपोजिट लेके चला जाओ, ठीक है, तो उससे भी क्या बन जाएगी, क्या नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में कुछ एंगल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या बनती है, वो मल्टीपल इमेजेस बनती है, ठीक है ना। वो जो दोनों जो मिरर होते हैं ना, उनको कुछ ऐसे एंगल में सेट करना पड़ता है जिससे वो मल्टीपल इमेजेस क्या होती है, बनती है। बात समझ आ गई। वो एंगल कौन कौन से होते हैं जिस एंगल में सेट करने से हमें मल्टीपल इमेजेस बनती है। पहला हम देखते हैं कि व्हेन 2 प्लेन मिरर सेट बिटवीन, कौन से एंगल्स में, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 degree and 180 degree in angle, number of images formed is called multiple images, ठीक है ना। जब जो इसमें ना 45 डिग्री या 60 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पे जब हम 2 प्लेन जो मिरर होते हैं उनको रखते हैं ना, तो वहां पर उस कंडीशन में क्या बनती है, नंबर ऑफ इमेजेस बनती है, ठीक है ना। तो वही क्या होगी, हमारे मल्टीपल इमेजेस बनती है, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है कि जो हम दोनों जो मिरर है उसको किस एंगल में सेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वही उसका क्या होता है, मेन रोल होता है। अगर हम मान लो अलग अलग इन बहुत ही ऐसे जैसे लेके 90 डिग्री पे लेके आ जाए, नहीं बनेगा, ठीक है ना इतना, ठीक है। इसका 160 मतलब 360 पे लेके आ जाओ, बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है ना।
तो वही बात है, यहाँ पे क्या मैटर करता है, एंगल में, ठीक है ना। आप जो दो प्लेन मिरर है वो किस एंगल में सेट कर रहे हो, बात समझ आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीपल इमेजेस। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है सनलाइट कैसी होती है। सनलाइट व्हाइट होती है या फिर कलर्ड होती है। आप सब लोग बोलेंगे मैडम हमें तो व्हाइट ही दिखती है, आपको कलर दिखती है, तो आप बता दो, ठीक है बेटा मुझे भी व्हाइट ही दिखती है, पर होती क्या है कि ना जो 7 कलर्स होते हैं ना उनसे मिलके क्या बनता है, ये सनलाइट मिलके बनी हुई हो, तो वो 7 कलर्स कौन से होते हैं। विबग्योर, ये होते हैं 7 कलर्स। अब 7 कलर्स विबग्योर में कौन सा कलर लिखे नहीं आगे, नहीं, ये 7 कलर्स की आगे वाली क्या है, वर्ड्स है, ठीक है। अब जैसे वी माने क्या होता है, वॉयलेट होता है, आई माने इंडिगो, ठीक है, ब्लू मीन्स सॉरी बी का मतलब यहाँ पे ब्लू है, जी का मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर से है, ठीक है। वहीं पे जो वाई है इसका मतलब क्या है, येलो से है। वहीं पे जो ओ है इसका मतलब क्या है, ऑरेंज कलर, और आर से मतलब है हमारा रेड कलर, ठीक है ना। तो इन 7 कलर से क्या मिलके बनी हुई थी, सनलाइट मिलके बनी हुई थी। इसका मतलब सनलाइट कैसी है, कलर्ड है, कैसी है, कलर्ड है। जब ये सातों रंग आपस में मिल जाती है तो हमें कैसी दिखती है, व्हाइट सनलाइट दिखती है। कैसी दिखती है, हमें व्हाइट सनलाइट दिखती है। बात समझ आ गई क्या, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए। देखो याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, आपको सिर्फ याद करना है विबग्योर। क्या याद करना है, विबग्योर। कलर के नेम तो सभी को पता है, वी से वायलेट आता है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, सॉरी वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, सभी को पता है। तो आपको क्या याद करना है, विबग्योर। तो कोई आपको पूछे सनलाइट कैसी है, क्या बोलोगे, कलर्ड होती है। आप बोलोगे अरे, वो बोलेगा अरे हमें तो व्हाइट दिख रही है। व्हाइट आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि ये 7 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है, और ये 7 रंग जब मिलके बनते हैं तो वो क्या बन जाता है, व्हाइट बन जाता है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम अगला हमारा टॉपिक रहेगा डिस्पर्शन, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया, देखो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। सो अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन के बारे में। अच्छा आपने रेनबो को बनते हुए देखा है क्या सबने, हाँ सभी ने रेनबो को बनते हुए देखा। कब देखा है, बारिश के मौसम में। अच्छा बारिश के मौसम में हमेशा बनता है क्या, नहीं। कब बनता है, जब धूप और बारिश क्या होती है, दोनों होती है, उस दिन क्या बनता है, रेनबो बनता है। जब क्या होती है, सन भी होता है और साथ में क्या होती है, रेन होती है, तब क्या बनता है, वहां पर रेनबो बनता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना। रेनबो बनने की हमें कंडीशन चाहिए होती, क्या कंडीशन चाहिए होती, वहां पे सन भी होना चाहिए और रेन भी होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, बनता कैसे है रेनबो। अब होता क्या है कि बारिश आ रही है, ये देखो बारिश आ रही है, ये बूंदे गिर रही है बारिश की, ठीक है, ये बारिश की बूंदे गिर रही है। अरे ये तो अंगूर गिरा दिया हमने, नहीं बारिश की बूंदे गिर रही है, देखो गिर रही है ना, रैंडमली कहीं से भी गिर रही है, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारी है, एक थोड़ी ना, सन है, ठीक है ना। अब सन से क्या निकल रही है, सन भी है, मैंने बोला सन भी है, सो सन से क्या निकल रही है, सनलाइट निकल रही है। अब सनलाइट जो निकली, मान लो सन यहाँ पर है, सनलाइट निकली, ठीक है, सनलाइट निकल रही है, इसके ऊपर गिर गई, इस ड्रॉपलेट के ऊपर मान लो गिर गई, ठीक है। सनलाइट निकल रही है, कंटिन्यूसली निकल रही है, बट वो किसी एक पर्टिकुलर ड्रॉप पे मतलब ड्रॉप है ना, वाटर ड्रॉप, उसके ऊपर जाके क्या होती है, हिट करती है, ठीक है ना। जैसे वो हिट करती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट होती है ना, उसके बाद वो क्या निकलती है, बाहर निकलती है। रिफ्लेक्ट होने के जो ड्रॉप होती है ना, ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद में जब वो बाहर निकलती है ना, तो जो एक सफेद जो सनलाइट गई थी ना, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जैसे वो बाहर निकलती है तो वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है। बिखर गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अपने अपने रंगों में बिखर जाती है। जिस सनलाइट मतलब जिन रंगों से जो सनलाइट बनी तो उन रंगों में क्या हो जाती है, वो बिखर जाती है। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। हिट किया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हिट किया इसने, ये रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के ये देखो, यहाँ पे मैं आपको ये बड़ी सी ड्रॉपलेट करके बताती हूँ, ठीक है। सनलाइट, ये सन है, ये लाइट दे रहा है, गिरी इसके ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे ही रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है, यूं बाहर निकल गई, ये क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। बिखर गई ना, बिखर गई तो ये ऐसी दिखेगी हमें कुछ यूं,
बात समझ आ गई क्या? ये क्या बन जाता है? रेनबो। इसको हम क्या बोलते थे? रेनबो बोल देते। क्या बोलते थे इसको? रेनबो बोल देते हम, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि होता क्या है कि बिकॉज लाइट क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर मतलब गिरने के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद जैसे वो बाहर निकलती है ना लाइट, तो वो क्या हो जाती है? बिखर जाती है। जैसे वो लाइट बाहर निकलती है और बिखरती है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है, पर मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ठीक है। मैं वापस इसको लिख दूंगी। देखो, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का मतलब बिखरना लाइट का, ठीक है ना, इनटू इट्स कलर, अपने खुद के रंगों में, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया था जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इसको क्या बोलते हैं? लाइट का डिस्पर्शन बोलते हैं। बात समझ आ गई कि आपको लाइट का डिस्पर्शन क्या होता है? और ये जो डिस्पर्शन होता है ना, इसी के कारण हमें क्या दिखाई देता है बेटा? रेनबो दिखाई देता है, ठीक है ना। ये क्या है? एक छोटा सा क्या डिस्पर्शन है, इसके कारण हमें क्या दिखता है? सुंदर सा हमें रेनबो दिखाई देता है। और एक चीज ध्यान रखना, रेनबो हमें दिखता है हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो सन वेस्ट में है, ठीक है, सन क्या है? वेस्ट में है, ठीक है। वेस्ट में तो रेनबो कहाँ पे बनेगा? ईस्ट में बनेगा। सन अगर साउथ में है तो रेनबो कहाँ पे बनेगा? नॉर्थ में। बात समझ आ गई, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना रेनबो कहाँ बनता है? अपना जो सन के डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में था। ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन। अब आप बताओ कैसे बनेगा अपोजिट डायरेक्शन? सन यहाँ पर है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, मेरा हैंड क्या वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ पे सन है। सन से क्या निकल रही है? वाटर ड्रॉप्स, मतलब सॉरी, सन से वाटर ड्रॉप्स नहीं निकलेगी, सन से क्या निकलेगी? सनलाइट निकलेगी, ठीक है। सनलाइट निकल रही, सनलाइट निकल गई इस वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर, गिरी, गिरने के बाद में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्या हुआ? डिस्पर्शन हुआ। लाइट का क्या हुआ? जैसे वो बाहर निकली, क्या डिस्पर्शन होने के बाद में, ठीक है ना, डिस्पर्शन होने के बाद में क्या हो गया? वो अपोजिट डायरेक्शन में तो जा रहा है ना। ओके, तो फिर देखो हमेशा क्या होता है? रेनबो कहाँ पे बनता है? हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। बात समझ आ गई क्या आपको? तो मैं आपको ये फिर से लिख देती हूँ, ठीक है ना। सो डिस्पर्शन का हमने यहाँ पे लिख दिया है डेफिनेशन। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई के बारे में हम बात करेंगे। कौन सी आई? ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। सो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है ह्यूमन आई का। कैन यू सी इट? ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सब दिख रहा है कि मैंने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें देखेंगे कि पार्ट कौन कौन से होते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो हमारी आंख है, ठीक है, उसके अंदर जो व्हाइट वाला ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है? जो व्हाइट वाला क्या होता है? जो पूरी आंख में फैला व्हाइट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? उसका काम क्या है? ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं इसको? स्क्लेरा बोलते हैं। और इस स्क्लेरा का काम क्या होता है? इस स्क्लेरा का काम होता है हमारी आंख का क्या करना? प्रोटेक्शन करना, हमारी आई का प्रोटेक्शन करना इसका काम होता है। लाइक कुछ भी अगर चोट लग जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है ना, उस कंडीशन में हमारी आंख का प्रोटेक्शन करता है ये स्क्लेरा। बात समझ आ गई? अब देखो कि हम बात करते हैं कॉर्निया के बारे में, ठीक है। जो हमारी जो आंख होती है, जो हमारी आई है, आई में जो ये बीच में जो आपको पार्ट दिख रहा है, ब्लैक स्पॉट सा दिख रहा है बड़ा सा, ये कुछ ऐसा ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको बड़ा सा, ठीक है। इसी जो ब्लैक स्पॉट है ना, ठीक है ना, इसमें जो ब्लैक स्पॉट में जो सबसे जो बाहर की तरफ है, जो ट्रांसपेरेंट है, क्या है? जो ट्रांसपेरेंट है और सबसे बाहर की तरफ, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्निया। क्या बोलेंगे उसको? कॉर्निया। जैसे ये, फिर ये यहाँ पे क्या है? ये देखो, ये जो आगे वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो आगे उभरा हुआ रहता है पार्ट, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। कि होता क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, इसका कोई भी कलर नहीं होनी है। और डायग्राम में ये रहा कॉर्निया, उभरा हुआ पार्ट कॉर्निया, ठीक है। अब इस कॉर्निया के अंदर क्या होता है? ठीक है, कॉर्निया के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? आइरिस। क्या होता है यहाँ पर? ये जो मसल से जैसा दिख रहा है, ये क्या होती है? ये आइरिस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। क्या होती है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इसको क्या बोलते हैं? हम आइरिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हम आइरिस, ठीक है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि मैडम हमारी आंख में आइरिस कहाँ पे? अब आप क्या करोगे कि आपके घर में ना, या आपकी जो आंखों का कलर कैसा है? कैसा आपकी आंखों का कलर? किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन भी होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी आंखों के मतलब डिफरेंट मतलब कलर्स होते हैं आंखों के। वो किसके कारण होते हैं? वो
वो इसी आइरिस के कारण होते हैं। ये आइरिस क्या होती है, ये कलर्ड होती है, ठीक है ना। ये आइरिस क्या होता है, थोड़ी कलर होती है, इसके कारण हमें वो क्या दिखते हैं, वो आंख कैसे दिखती है, हमें कहते हैं कि अरे ये तो ब्लू आई है, या फिर ये तो अरे ब्राउन आई है, या फिर ब्लैक आई है, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है, ये आइरिस के कारण होता है। ये आइरिस क्या होती है, कलर होती है, ठीक है ना, कलर्ड होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और जो क्या होता है, कलर्ड होता है, जिससे हमारी आंख को क्या मिलता है, कलर मिलता है। उसी से हम बोलते हैं कि हमारी आई का कलर कैसा है, बात समझ आ गई। अब आप अपनी आंखों में देखो, आप अपनी आंखों में देखोगे ना, तो जो हमने बोला था कि कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया के अंदर एक राउंड सा स्फीयर बना होगा, देखो आप, राउंड सा स्फीयर नहीं, वो नहीं जो एकदम छोटा वाला, वो नहीं, उसके थोड़ा सा बाहर आप देखोगे एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है ना। उसी में हम देखते हैं कि भाई आपके क्या होती है, जैसे ये मान लो ये आपके ना, ये ब्लैक वाला पार्ट है, पूरा ब्लैक वाले पार्ट में इसके अंदर एक देखो एक राउंड से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अगर मान लो किसी के ब्लैक आई है ना, तो ये कैसा होगा, ब्लैक होगा। अगर मान लो किसी के ब्लू आई है, तो फिर ये कैसा होगा, ये जो राउंड है ना, वो कैसा होगा, ये ब्लू होगा। और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर प्यूपिल, और प्यूपिल के अंदर फिर लेंस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगी, आप देखो इसको, आंख को अपनी गौर से देखो, तो आपको ये कॉर्निया दिखेगा, फिर ये दिखेगा जिसमें कलर होगा, फिर इसके अंदर एक लेंस दिखेगा आपको, काला सा कुछ ऐसा, ठीक है ना, वो दिखेगा आपको, बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो आप अपनी आई में आइरिस कहाँ पे देख रहे हो, जो कलर जो पार्ट है ना, वो क्या है आपकी आंख में, आइरिस है। क्या करता है, आइरिस, और वो करता क्या है, आपकी आंखों को क्या देता है, कलर देता है, बात समझ आ गई, ठीक है। ये हो गया आइरिस। अब हम आइरिस के नीचे के जो आइरिस है, आइरिस के बीच में क्या एक होल है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये देखो यहाँ पे क्या, आइरिस के बीच में क्या होता है, एक होल होता है, क्या होता है, होल होता है। उस होल को क्या बोलते हैं, प्यूपिल। उस होल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है, उस होल को क्या बोलते हैं, प्यूपिल। आइरिस है, आइरिस के दोनों आइरिस होती है, ऊपर नीचे, ठीक है, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों आइरिस, उसके बीच में क्या होता है, होल होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे करके, सॉरी, ऐसे करके क्या करी हुई जॉइंट होती है, ठीक है ना, ऐसे, बात समझ आई, ये आइरिस होती है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, एक होल होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ये देखो ये होल है, इसके बीच दोनों के बीच क्या एक होल है, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, बात समझ आ गई। अब इस प्यूपिल है ना, इसके अंदर क्या होता है, लेंस होता है हमारा। इस प्यूपिल के अंदर क्या होता है, आगे जाके, प्यूपिल के आगे जाके क्या होता है, लेंस होता है, दिख रहा है, ठीक है ना। अब आप भी इसमें गौर से देखो अपनी आंख में, आपने देखा पहले व्हाइट वाला, फिर बीच में देखा जो उभरा पार्ट, उसको कॉर्निया बोला, ठीक है। अब कॉर्निया बोलने के बाद उसके अंदर क्या है, एक रिंग है, जिससे आपको आइस को क्या मिल रहा है, कलर मिल रहा है, उसको बोला आइरिस। उस आइरिस के अंदर होल है, ठीक है, उसको क्या बोला हमने, प्यूपिल। उस प्यूपिल के अंदर क्या है, एक लेंस है, बात समझ आ रही है। देखो रिपीट कर रही हूँ चीजें, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आइरिस जो आंख को कलर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्यूपिल, आइरिस के बीच में छेद क्या है, प्यूपिल। उस प्यूपिल के आगे क्या है, लेंस। उस प्यूपिल के आगे या अंदर उसको क्या बोलते हैं, वो क्या, लेंस। ये चार चीजें देखो, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और लेंस, ठीक है। हमारी आंख में जो लेंस है ना, वो होता कैसा है, ये हम देखते हैं कि जो हमारी आंख में जो लेंस होता है ना, वो बीच में से तो होता है मोटा, मतलब थिक होता है, बीच में से तो कैसा होता है, वो थिक होता है। वहीं पर जो किनारे होते हैं ना, किनारों से क्या होता है, वो थिन होता है, पतला होता है, ठीक है ना। जो हमारी जो आंख में जो लेंस है, वो बीच में से तो कैसा होता है, मोटा होता है, और किनारों से क्या होता है, पतला होता है। तो ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो और किनारों से पतला हो, ऐसे लेंस को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब जो हमारी आंख में जो लेंस है ना, वो कैसा है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। कौन सा लेंस है हमारी आंख में, जो कॉन्वेक्स लेंस है, बात समझ आ गई, ठीक है। और इसी के थ्रू देखो हमारी जो आंख है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया से लाइट क्या करती है, आंख में एंटर करती है, एंटर करने के बाद ये लेंस, ये प्यूपिल में से जाती है, प्यूपिल में से जाने के बाद लेंस में जाती है, लेंस में से जाने के बाद रेटिना के ऊपर क्या करती है, वो गिरती है। अब इसमें ये देखो, ये जो आइरिस है ना, आइरिस, इसका काम बहुत सारा होता है। अब काम क्या क्या होता है इस आइरिस का, अब ये देखो, अब ये क्या करता है, ये जो प्यूपिल है ना, ये जो बीच में आपको दिख रही है प्यूपिल है ना, इस प्यूपिल को कंट्रोल करता है। ये इसका साइज होता है ना, उसको कंट्रोल करता है इस प्यूपिल का। अब कैसे कंट्रोल करता है, अब ये कंट्रोल करता क्यों है, पहले तो हमने आइरिस का देख लिया कि भाई ये कलर, आंख को कलर देता है। दूसरा, ये प्यूपिल के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसको साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करता क्यों, कंट्रोल इसलिए करता है क्योंकि हमारी आंखों में क्या, कभी रोशनी है ना,
अमाउंट से ज्यादा ना चली जाए, लाइट है ना, जितनी अमाउंट में जानी चाहिए उससे ज्यादा ना चली जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करता है ये आयरिस, क्या करता है इसको कंट्रोल करता है। और कभी क्या आता है हमें मतलब कम अमाउंट में आइज है, मतलब कम अमाउंट में लाइट है, सॉरी कम अमाउंट में लाइट होती है, तब हमें क्या है कि थोड़ी चीजें हमें देखने की भी लाइट कम अमाउंट है, फिर भी हम आंखें फाड़ फाड़ के वहां पे देखें, उस स्थिति में भी ये क्या करता है प्यूपिल के साइज को क्या करता है अब कंट्रोल करता है। अब देखो कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है। आप एक अंधेरे, आप क्या करो पहले तो अपनी आंख में, अपनी जो फ्रेंड है कोई भी है उसकी मदद से अपनी आंख में टॉर्च से आप देखो, ठीक है ना, आपकी आंख में क्या करो टॉर्च मारो, जिससे आप देखोगे कि वहां पे जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल वो क्या हो रही है छोटी हो रही है। क्यों छोटी हो रही है? क्योंकि आइरिस है ना, आइरिस वो क्या कर रही है उसको कंट्रोल कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, जिससे वो क्या हो रही है छोटी हो रही है। वो छोटी हो रही है मतलब क्या कर रही है, वो आंख में ज्यादा लाइट, जो ज्यादा अमाउंट में जो लाइट हमने दे रखी है ना टॉर्च से, उसको जाने से क्या कर रही है वो रोक रही है। क्या कर रही है ज्यादा अमाउंट में जो लाइट दे रहा है ना उसको जाने से क्या कर रही है रोकने के लिए वो क्या कर रही है प्यूपिल के साइज को क्या कर रही है छोटा कर रही है। बात समझ आ गई क्या? ठीक है ना, रोकने के लिए, उस ज्यादा अमाउंट में लाइट को रोकने के लिए क्या कर रही है आइरिस प्यूपिल के साइज को क्या करे छोटा करे। बात समझ आ गई? अब वही क्या करो आप टॉर्च को हटा लो, हटा लिया, अब आप उस आई को देखो। अब आप आई को देखोगे ना वहां पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ना अब क्या है कि लाइट है ना, क्या है कम अमाउंट में लाइट, अब लाइट क्या है कम अमाउंट में, अब लाइट कम अमाउंट में है तो आप देखोगे कि भाई लाइट को मतलब सफिशिएंट अमाउंट में लेने के लिए आइरिस क्या करेगा, आइरिस क्या करेगा अपने आप को थोड़ा सा सिकुड़ लेगा और प्यूपिल को क्या करेगा बड़ा करेगा। क्या करेगा प्यूपिल को क्या करेगा बड़ा करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा कि सफिशिएंट लाइट जो आसपास से भी है वो भी क्या जा पाए उसके अंदर जा पाए। बात समझ आ गई क्या कि प्यूपिल का साइज आइरिस कैसे कंट्रोल करता है? जब ज्यादा अमाउंट में लाइट होती है तो आइरिस क्या करता है प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है। जब कम अमाउंट में लाइट होती है तो आइरिस क्या करता है प्यूपिल के साइज को क्या कर देता है बड़ा कर देता है। बात समझ आई? कम अमाउंट में लाइट तो प्यूपिल का साइज बड़ा, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो लाइट क्या हो गई कम हो गई तो जो प्यूपिल है इसका साइज कैसा हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। वहीं पर अगर लाइट क्या होती है ज्यादा होती है तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा वहां पर छोटा हो जाएगा। अब होगा क्यों छोटा और बड़ा यहाँ पर, क्योंकि वो क्या करे हमारी आंख में उस सफिशिएंट लाइट को ही जाने देना चाहती है। ये करता कौन है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। बात समझ आ गई? आइरिस के हमने दो काम देख लिए, एक तो वो कलर को मतलब हमारी आंख का जो कलर है वो बताता है, उसके अलावा प्यूपिल को कंट्रोल करता है। बात समझ आ गई? और प्यूपिल के अंदर हमने देख ही लिया क्या होता है लेंस होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब अंदर चलते हैं आंख के, ठीक है ना। आंख का ये तो हमने बाहर वाला लेंस तक का देख लिया, अब उसके अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं ना तो यहाँ पर देखो पहले क्या होता है रेटिना होता है एक, अंदर जाते हैं ना तो यहाँ पर क्या होता है रेटिना, ये ना ये दिख रही है मतलब दिख रहा है ये जो ये लाइन्स है ना ये क्या रेटिना की लाइन्स है, इसको क्या बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। ये जो ये है ना ये सारी क्या रेटिना है, ये सब क्या है रेटिना है, ठीक है ना। ये जो रेटिना है ना इसी के ऊपर लाइट आके क्या होती है फोकस होती है। ये जो रेटिना आपको दिख रहा है ना इसी के ऊपर लाइट आके क्या होती है फोकस होती है। अब लाइट आई आपके आंख के अंदर, आंख के अंदर आने के बाद में फोकस कहाँ पे होगी इसी रेटिना के ऊपर होगी, ठीक है ना। ये जो रेटिना दिख रहा है ना ये वाला इसी रेटिना के ऊपर होगी। बात समझ आ गई? इस रेटिना के ऊपर क्या होती है लाइट आके फोकस होती है, ठीक है, और उससे क्या बनता है इमेजेस बनते हैं और हम चीज को क्या कर पाते हैं देख पाते हैं। बात समझ आ? अब हमने देखा रेटिना, अब रेटिना के अंदर क्या होती है बहुत सारी नर्व शेल्स होती है। क्या होती है? बहुत सारी नर्व शेल्स होती है, ठीक है ना। वो क्या करती है वो यहाँ से सेंसेस लेके जो लाइट आ रही है, ठीक है ना, लाइट की रेटिना पे फोकस हो रही है ना तो रेटिना पे जो लाइट फोकस हो रही है उसकी सेंसेस लेके ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे देखो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व से कहाँ पे जाती है ब्रेन में जाती है। कहाँ पे जाती है ब्रेन में जाती है। ब्रेन से वापस मैसेज मिलता है और हमें क्या दिखता है ऑब्जेक्ट वहां पर दिखता है। बात समझ आ गई क्या? अब देखो ये जो रेटिना है इसके अलावा इसमें नर्व शेल्स तो होती है, इसके अलावा इसमें दो प्रकार की शेल्स और होती है। वो कौन सी सेल्स होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और दो प्रकार की सेल्स होती है इसमें, दो सेल्स और होती है, उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं रॉड्स और एक को बोलते हैं कॉन्स, ठीक है ना। कॉन्स और रॉड्स दो प्रकार की सेल्स होती है। नाम क्या क्या है? कॉन्स CONES कॉन्स, ठीक है ना, RODS, ठीक है ना, रॉड्स RODS रॉड्स, ठीक है ना। दो प्रकार की सेल्स होती है यहाँ पर। अब इन दोनों का काम क्यों है, ये स्पेशल काम क्या है, ये स्पेशल क्यों है? अब देखो इसमें दो सेल्स है, टू सेल्स है, एक कॉन्स हो गया और एक रॉड्स हो गया, ठीक है। अब जो कॉन्स है ना
उसका क्या काम है और रॉड्स का क्या काम है। जो कॉर्न्स होते हैं ना वो ब्राइट लाइट के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए होते हैं कॉर्न्स, जो ब्राइट लाइट होती है ना, कॉर्न्स होते हैं ना किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट के लिए। जो ब्राइट लाइट है ना उसके लिए कौन सेंसिटिव होते हैं, कॉर्न्स, ठीक है। इसके अलावा जो डिम लाइट होती है ना उसके लिए कौन सेंसिटिव होते हैं, रॉड्स। जो डिम लाइट होती है ना उसके लिए सेंसिटिव होते हैं हमारे रॉड्स, ठीक है ना। रेटिना में 2 सेल्स थी, कॉन्स और रॉड्स, जिसमें से जो कॉन्स है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, जबकि जो रॉड्स है वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स देखते हैं हम रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो वगैरह वगैरह ये सब देखते हैं। तो ये जो कलर्स है ना, जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स देखते हैं, ये भी किसके कारण है, इस कॉन्स के कारण। ये ब्राइट लाइट एंड कलर्स को कौन सेंस करता है, सेंसिटिव कौन होता है उनके लिए, कलर्स और ब्राइट लाइट के लिए कौन सेंसिटिव होता है, ये हमारे कॉन्स होते हैं। बात समझ आ गई, हमने रेटिना समझ लिया, बहुत सारे नर्व्स होते हैं, इसके अलावा इसमें 2 सेल्स और होती है, उसको बोलते हैं रॉड्स और कॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉन्स है वो ब्राइट लाइट और कलर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, वहीं पे जो रॉड्स है वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, नर्व क्या करती है, सेंसेस को लेके जाके, ऑप्टिक नर्व है यहाँ पर, क्या है, जो ऑप्टिक नर्व है ना वहां पर सेंसेस को क्या करती है, देती है। नर्व सेल्स होती है ना वो सेंसेस को रेटिना से लेके जाके ऑप्टिक नर्व को क्या देती है, वो सेंसेस देती है, जिससे क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व है ना उन सेंसेस को लेके कहाँ पे देता है, ब्रेन को देता है। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो रेटिना है वो क्या पूरी आंख में यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। पूरी आंख में जो अंदर की तरफ है क्या है, रेटिना है। पूरी आंख में जो साइड में जो किनारे पे वो क्या है, रेटिना है। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्टिक नर्व है, क्या है, ऑप्टिक नर्व। जब रेटिना और ऑप्टिक नर्व आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, जब ये रेटिना और ऑप्टिक नर्व, अब बताओ रेटिना और ऑप्टिक नर्व आपस में कौन सी जगह पे मिल रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिक नर्व तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, और रेटिना यहाँ पर है। यहाँ पर रेटिना आके भी तो मिल रहा है ना, यहाँ पे भी तो रेटिना है ऊपर की तरफ। जब ये रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व आपस में मिलते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, बात ऐसी है कि जब रेटिना और ऑप्टिक नर्व आपस में मिलते हैं ना तो वहां पर अगर कोई लाइट आके फोकस करती है, या फिर कोई भी लाइट अगर यहाँ पे आती है, इस वाले जंक्शन के ऊपर जहां पर रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व मिल रहे हैं, इस वाले जंक्शन के ऊपर अगर कोई भी लाइट आती है तो कोई भी इमेज हमें वहां नहीं दिखेगी, कोई भी इमेज वहां पे नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि इन दोनों के जंक्शन के ऊपर वहां पर चीजें हैं, जो इमेजेस अगर कोई लाइट आके यहाँ पे फोकस हो रही है तो वहां पर नहीं दिखती ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेटिना प्लस जो ऑप्टिक नर्व का, जो ऑप्टिक नर्व होता है ना, ऑप्टिक नर्व दोनों का क्या जंक्शन है ना, दोनों का जंक्शन, ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जो जंक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर अगर कोई लाइट आके फोकस होगी या इमेज को इंप्रेस होगी तो मतलब इमेज का कोई इंप्रेशन पड़ेगा तो वहां पर वो इमेज हमें नहीं दिखेगी। अब इसको देखने के लिए कि भाई वास्तविकता में ऐसा ब्लाइंड स्पॉट होता ही नहीं होता, आपको करेंगे क्या, एक कागज लेना, ठीक है। अब देखो एक कागज लेना, एक कागज लेके पट्टी काट लेना, उसके एक तरफ तो लगाना क्रॉस और एक तरफ लगाना डॉट, ठीक है। एक तरफ लगाना क्रॉस और एक तरफ लगाना डॉट, ठीक है। अब आप क्या करो, एट अ टाइम वन आई क्या करो, क्लोज करके एक, मतलब मान लो आप है ना लेफ्ट आई को क्लोज करके क्या देखोगे, क्रॉस को देखोगे। कंटिन्यूसली आप लेफ्ट आई को क्रॉस करके, मतलब क्लोज करके लेफ्ट आई को आप क्या देखोगे, क्रॉस को देखोगे, कंटिन्यूसली देखोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि जो ये डॉट वाला पार्ट है ना वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक ऐसा समय आएगा, मतलब ऐसा नहीं तुरंत नहीं आएगा, एक ऐसा समय आएगा एट अ टाइम कि वो आपको डॉट वाला पार्ट दिखना क्या हो जाएगा, वहां पर बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो लाइट जा रही थी हमारी, जो राइट आई में, क्योंकि लेफ्ट आई तो हमने क्लोज कर रखी थी, जो राइट आई में जो लाइट जा रही थी वो क्या हो रही थी, वो क्रॉस के लिए तो अंदर तक, मतलब क्रॉस और इस दोनों के लिए अंदर तक जा रही थी, पर जो
डॉट है ना, डॉट, इसका लाइट कहाँ पे चला गया, ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर चला गया। डॉट का जो लाइट है वो कहाँ पे चला गया, ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर चला गया, जिससे क्या हो गया, वहां पर हमें वो स्पॉट दिखना क्या हो गया, एक समय पे वो दिखना हमें बंद हो गया। बात समझ आ गई। सेम आप सिमिलरली स्पॉट के लिए भी कर सकते हो। आप अपनी राइट आई को क्लोज करके, ठीक है, लेफ्ट आई से आप कंटिन्यूसली स्पॉट 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 को देखोगे तो ये क्रॉस क्या हो जाएगा, आपके लिए एक समय आने पे इनविजिबल हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी पूरी आई, समझ आ गया कैसे लाइट आती है, कैसे यहाँ पे फोकस होती है, फोकस होने के बाद नर्व्स को सेंस करता है, सेंस के बाद ऑप्टिक नर्व में जाता है, ऑप्टिक नर्व से वो सेंसेस कहाँ पे जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन से वापस में क्या आता है हमारे पास, मैसेजेस वापस क्या आता है, मैसेज आता है, वो हमें इमेज यहाँ पे दिखती है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा आई। अब इसमें देखो एक चीज देखते हैं कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई भी थिंग्स देखते हैं ना, तो होता क्या है कि है ना, वहां पर जो इमेज इंप्रेशन होता है ना, वो कितना होता है पर सेकंड में कितना होता है, 1/6 होता है पर सेकंड में। कितना होता है इमेज इंप्रेशन, 1/16 होता है, सॉरी क्या होता है, पर सेकंड में जो इमेज इंप्रेशन होता है वो कितना होता है, 1/16 होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इमेज आया आते गायब हो गया, मतलब वो कितने समय तक रहेगा इमेज, इसको डिवाइड करते तो वो इमेज रहता है 0.062 सेकेंड तक, 6 to 5 सेकेंड्स तक क्या रहता है, वो इमेज रहता है, ठीक है। 6 to 5 सेकेंड्स तक वो क्या रहता है, इमेज रहता है, ठीक है ना। तो आपके रेटिना के ऊपर अगर कोई लाइट आया है और फोकस किया है, क्या लाइट आके उसने फोकस किया है, ठीक है, और बाकी सब होने के बाद जो इमेज है वो कितने समय तक रहता है, वो रहता है 1 सेकेंड के लिए। 1 सेकेंड में कब तक रहता है, 0.065 सेकेंड तक रहता है, ठीक है ना, 0.065 सेकेंड तक वो वहां पे रहता है। बात समझ आ गई, ठीक है। अब होता क्या है कि अब हम कभी कभी क्या देखते हैं, मूविंग जो पिक्चर्स है वो भी देखते हैं ना, मूविंग पिक्चर्स को भी क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई वो पिक्चर क्या हो रही है, कंटिन्यूसली मूव हो रही है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि होता क्या है कि यहाँ पे बोला 1/16, मतलब एक समय में, इसका मतलब ये है कि एक जो सेकंड होता है ना, एक सेकंड में कितने पिक्चर्स फ्लैश होती है हमारे सामने, 16 पिक्चर्स मतलब फ्लैश होती है हमारे रेटिना के ऊपर, जिससे हमें कोई प्रॉपर इमेज दिखती है। एक सेकंड में 16 इमेजेस क्या होती है हमारी रेटिना के ऊपर, क्या होती है, फ्लैश होती है, जिससे हमें वो एक प्रॉपर इमेज दिखती है। अब हमें देखना है मूविंग इमेज देखनी है। मूविंग इमेज देखने के लिए हमारा जो रेटिना के ऊपर जो एक सेकंड में वो फ्लैश है वो कितना होना चाहिए, 16 प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 16 प्लस होना चाहिए, जिससे हमें वो क्या दिखेगी, जो इमेज है वो क्या दिखेगी, मूविंग दिखेगी। बात समझ आ रही है। अगर मूविंग इमेज देखनी है तो एक सेकंड में कितना होना चाहिए, एक सेकंड में जो इमेज का जो फ्लैश वो 16 प्लस होना चाहिए मूविंग इमेज देखने के लिए। बात समझ आ गई क्या, ठीक है। अब मैं इसको सबको यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो आपको ये सब चीजें बताई है, ठीक है। और मैंने आपको आइस को तो यहाँ पे पूरा लिख ही दिया, मैंने समझा दिया कि क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और बाकी का मैं लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, रॉड्स एंड कॉन्स को भी लिख दिया और ब्लाइंड स्पॉट को भी लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, इन रेटिना देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स होती है, ठीक है ना। वो सेंसिटिव सेल्स होती है, इनमें से एक होती है कॉन्स होती है और एक क्या होती है, रॉड्स होती है, ठीक है ना। विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड सेंसेस कलर, ठीक है। रॉड्स क्या होते हैं, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर वगैरह लिखने में, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको राइट डाउन कर दिया। अब देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। At the junction of the optic nerve and the retina, there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called the blind spot, ठीक है ना। क्योंकि जो जंक्शन होता है रेटिना का और जो ऑप्टिक नर्व का जो जंक्शन होता है ना, वहां पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती, क्योंकि रॉड्स एंड कॉन्स कहाँ पे होते हैं, रेटिना में होते हैं, ठीक है ना। और जब जहाँ पे जो जंक्शन होता है ना, वहां पर रॉड्स एंड कॉन्स वगैरह या जो ये सेंसरी सेल्स वहां पे नहीं होती, जिसके कारण वो क्या होता है, वहां पर कोई भी विजन नहीं होता, और इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है ना। तो इसका जो आगे वाला पार्ट है ना, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था वो 1/16 वाला वो यहाँ पे लिख दे। तो मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। देखो, ऑन रेटिना इमेजेस परसिस्ट अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का 1/16 भाग
जो समय होता है ना 1 सेकंड का 1/16 भाग जो समय होता है ना, उतने समय तक वहां पे इमेज रेटिना के ऊपर रहती है। 1 सेकंड का 1/16 भाग समय कितना होगा, 0.0625 सेकंड तक वहां पर इमेज रहती है। बात समझ आ गई? 1 सेकंड का 1/16 भाग होता है 0.0625 सेकंड होता है। बात समझ आ गई? तो इतने समय के रहती है, ठीक है ना। तो इसने यहाँ पे बोला कि 1 सेकंड का 1/16 भाग तक रहती है। मतलब अगर एक जो इमेज है, इफ इमेजेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आई, अगर वो क्या करती है 16, इसका मतलब क्या हो गया, जो एक पिक्चर होती है वो क्या करती है रेटिना के ऊपर 16 बार क्या करती है, फ्लैश करती है। क्या करती है? 16 बार फ्लैश करती है, तब वो इमेज हमें कहीं पे जाके दिखती है, ठीक है ना। वहीं पे अगर हमें मूविंग इमेज देखनी है, क्या देखनी है, मूविंग इमेज देखनी है, तब वहां पर क्या होता है, तब वहां पर होता है कि भाई फ्लैश्ड ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 16 पर सेकेंड। मतलब वो जो होता है ना फ्लैश कितना होगा, 16 पर सेकेंड से क्या होगा, ज्यादा होगा, तब कहीं जाके हमें वो मूविंग जो होगा ना ऑब्जेक्ट, वो हमें दिखाई देगा। बात समझ आ गई? मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, 16 पर सेकेंड से भी क्या चाहिए, ज्यादा हमें फ्लैशेस चाहिए। मतलब 1 सेकंड में 16 फ्लैशेस से भी क्या चाहिए, ज्यादा फास्टर फ्लैशेस हमें चाहिए, तब वो हमें क्या दिखेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है ना। वहीं पे नॉर्मल हमें कोई स्टैंडिंग जो ऑब्जेक्ट अगर हमें दिख रहा है, मूविंग नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब वहां पे फ्लैशेस कितने पड़ रहे हैं रेटिना के ऊपर 1 सेकंड में, 16। बात समझ आ गई? वहीं पर हम देखते हैं कि इन मूवीज में क्या होता है कि भाई मूवीज होती है वो हमें हमेशा मूव होती हुई दिखती है। अब उनमें होता क्या, उनमें कितने फ्लैशेस होते हैं 1 सेकंड में, ठीक है ना। द मूवीज that we see are actually a number of separate pictures। मतलब वो क्या होती है, बहुत सारी सेपरेट पिक्चर्स का क्या, बहुत सारी सेपरेट पिक्चर्स होती है, सीक्वेंस में होती है, ठीक है ना, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में कितनी पिक्चर्स निकल रही है, यूजुअली ऐसा होता है कि 24 पिक्चर्स होती, तब हमें वो जो ऑब्जेक्ट है या जो सीन है वो हमें क्या दिखता है, मूविंग दिख रहा है। बात समझ आ गई क्या? तो लाइट की ये जो हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे ना, ये जो हमारा चैप्टर लाइट है, इसके ये एंड के टॉपिक्स है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारी आई है वो कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे काम करती है। इसके अलावा वो सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा होती है, उसका हमें ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है। अब वो सेंसिटिव होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो पहली चीज हमें देखनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो कोई भी अगर बुक पढ़ रहे हो आप, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अगर आप देख रहे हो वगैरह, ठीक है ना, तो अपनी आंख से कितना नजदीक रख के कोई चीज को पढ़े, ठीक है ना, कि जिससे हमें हमारी आंखों को हार्म ना हो, ठीक है। तो हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर की क्या रखनी चाहिए, दूरी रखनी चाहिए अपनी आंख और जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं ना, उससे कितनी दूरी रखनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी हमें रखनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि है ना, हमारी आंखों को क्या होता है, हार्म नहीं होता। अगर उससे पास में लेके आते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी आंखों को हार्म होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा विजन भी क्या हो जाता है, वहां पर कमजोर हो जाता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चे है ना मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं, लाइक वो अपनी आंखों के बहुत पास में रख के मोबाइल को देखते हैं, जिससे क्या होता है, उनका विजन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जिससे क्या होती है, उनके पास वाली जो नजर है वो कमजोर हो जाती है और उनको क्या लग जाता है, चश्मे लग जाते हैं। बात समझ आ गई क्या? इसीलिए आपको भी क्या रखना है, चश्मे ना लगे तो आपको अपना मोबाइल को कितनी दूरी पे रखना, आपको अपने मोबाइल को अपने से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आप आराम से उसको देख पाएंगे और आपकी आंखों को भी क्या होगा, हार्म नहीं होगा। और ज्यादा एकदम पास में लेके आते ना, आप देखते हो कि एकदम पास में लेके आते तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। अब कोई चीज एकदम आंखों के पास में लेके आ जाओ, दिखेगा क्या, कुछ वहां पे नहीं दिखता, ठीक है ना। तो विजन हमारा कम से कम कितनी दूरी तक हमें चीजों को रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर तक हमें चीजों को रखना चाहिए, और दूर के लिए 25 से प्लस कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई, ठीक है। इसके अलावा हम जब देखते हैं कि हमारे जो बड़े बूढ़े जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनका विजन बहुत कमजोर हो गया, ठीक है। आप लोगों ने कभी उनको गौर से देखा हो, उनकी आंखों को, मान लो कोई जो बूढ़ा बुजुर्ग है, ठीक है, या फिर कोई महिला है बड़ी, ठीक है, उनकी आप अगर है ना
आंखों में देखो कि भाई वो बोल रहे कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों के आगे है ना एकदम वो क्या हो जाता है, क्लाउडी क्लाउडी से दिखाई देता है। अगर वो ऐसे वर्ड्स यूज करते तो आपको उनकी आंखों में देखना चाहिए। आप देखोगे ना उनकी आंखों में, तो आपका जो आप देखोगे ना जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल के अंदर जो लेंस होता है ना, उसके आगे क्या आने लगती है, व्हाइटनेस आने लगती है। आप देखोगे गौर से, अगर आप देखो ना तो आपको वो चीज दिखेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर मोतियाबिंद जो उसमें जो व्हाइटनेस आ रही होती है ना, उसी को वहां पर क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलरली ओल्ड एजेस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। आंखों के आगे क्या हो जाती है, एकदम क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। और लेंस क्या हो जाता है वहां पे, क्लाउडी हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है वहां पर, क्लाउडी हो जाता है, जिससे चीजें क्या होती है, क्लियर नहीं दिखाई देती, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या होता है कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो गया तो आजकल तो उसका बहुत मतलब आराम से इलाज है, कोई भी ज्यादा वो पेनफुल भी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जिसका जो ओपेक लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस होता है, उसको हटा के उसकी जगह पे क्या लगाते हैं डॉक्टर, आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, और हमारी आंख क्या हो जाती है, बिल्कुल तैयार हो जाती है पहले की तरह चीजों को देखने के लिए। क्योंकि ये पृथ्वी बहुत ज्यादा सुंदर है, इस चीजों को हमें देखना, इसके लिए हमें क्या रखना चाहिए, अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। बात समझ आ गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसमें जो कैटरेक्ट है इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। मोतियाबिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलरली इन ओल्ड एजेस आई साइट्स बिकम्स फॉगी, क्या हो जाते हैं, फॉगी हो जाते हैं। इट इज ड्यू टू द आई लेंसेज बिकम क्या, क्लाउडी, आई लेंसेज बिकम्स क्लाउडी व्हेन इट हैपेंस पर्सन आर सेड टू हैव कैटरेक्ट, ठीक है ना। जब ये होता है तो उस पर्सन को क्या हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। बात समझ आ गई, इसको क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि लेंस के आगे क्या हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। आपको अगर ये चीज देखनी है ना, तो कोई बड़ा बुजुर्ग है जो बोल रहा है कि कंटिन्यूसली काफी दिनों से कि भाई मेरे को ना चीजें क्लियर नहीं दिखाई दे रही, तो आप उनकी आंखों में आप देखोगे ना, तो आपको वो क्लियरली वहां पे नजर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो इसके अलावा हमें और क्या क्या अपनी आंखों के लिए ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है बच्चों। देखो आंखों का ध्यान रखेंगे ना तो हम बहुत सारी चीजें अच्छे से साफ साफ देख पाएंगे, ठीक है ना। खराब आंखें होगी, मतलब साफ नहीं देख पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहले बात तो हमें आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें जो नॉर्मल जो अपने हाथ है, हर किसी हैंड से क्या करना चाहिए, आंखों को रब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हाथ को धो के ही हमें आंखों को रब करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा लाइट है ना उसके कांटेक्ट में ना आए, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट होती है ना उसके कांटेक्ट में ना आए, या फिर जो लेजर लाइट्स होती है ना वो भी हमारी आंखों को क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट या ज्यादा डिम लाइट और लेजर लाइट जैसी होती है ना, उनके कांटेक्ट में हमें नहीं आना सीधे। और जैसे सन हो गया, सन कितना ब्राइट लाइट है, ठीक है ना, तो उसके कांटेक्ट में सीधा डायरेक्ट नहीं आना, ठीक है ना। तो सन होता है ना, उसके सामने क्या लगा के जाना चाहिए, अपना चश्मा लगा के जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, टशन तो दिखता ही है, इसके अलावा हमारी आंखों की क्या होती है, वहां से सुरक्षा भी होती है। बात समझ आ गई, ठीक है। और हमें ना अपनी आंखों का कंटिन्यूसली, मतलब कभी ऐसा लगे कि भाई विजन ऐसा कमजोर हो गया तो तुरंत वहां पर क्या कराना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए हमें, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि मतलब ज्यादा खराब होने से क्या होगी, चीजें बचेगी। बात समझ आ गई। कभी आपको लगता है ना कि दूर का नहीं दिख रहा या पास का नहीं दिख रहा, ठीक है ना, तो उसकी उस कंडीशन में आपको तुरंत क्या करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जो विजन इम्पेयर्ड होते हैं, जो विजन के जो विजुअली क्या होता है, चैलेंज्ड होते हैं पर्सन, उनके लिए इस हमारी है ना जो वर्ल्ड है, इतना बड़ा जो वर्ल्ड है, उनमें उनके लिए क्या कर रखा है कि भाई वो भी पढ़ सके, वो भी आगे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो उनके लिए हमारे पास क्या चीज है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो विजुअली क्या होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो अपने लाइफ को और ज्यादा कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपनी लाइफ में और ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले तो बात ये कि जो विजुअली जो चैलेंज्ड होते हैं पर्सन, वो क्या करते हैं, उनका जो है ना, जैसे हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, ठीक है, वो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, बट उनकी आंखें वहां पे, उनका जो आंख वाला जो सेंस है वो वहां पे काम नहीं कर रहा, मतलब वहां पे वो नहीं देख पा रहे चीजों को। तो क्या करते हैं, उनका जो बाकी का जो सुनने का होता है या जो टच का जो सेंस होता है, वो हमसे ज्यादा क्या होता है, उनके डेवलप होते हैं, ठीक है ना। उनको टच करते ही चीजें पता लग जाती है कि अरे ये वो पर्सन है या फिर ये वो चीज है, ठीक है, उनको पता लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो किसी की हम क्या होते हैं, आवाज से हम तो पहचानते हैं, बट उन हमसे भी ज्यादा अच्छे से
उनका जो होता है ना ऑडिटरी सेंस होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका होता है, ठीक है ना। जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं ना, उनका जो सुनने का जो होता है ना सेंस, वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। क्योंकि क्या है कि एक सेंस जो आंखें हैं उनसे तो वो देख नहीं पाते, बट फिर भी वो अपने जो दोनों जो सेंसेस जो टच करने का, जो सुनने का, वो इतने ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं कि हमसे भी कई ज्यादा एफिशिएंसी से वो चीजों को टच करके बता सकते हैं, और चीजों की आवाज को सुन के वो बता सकते हैं कि क्या साउंड है क्या नहीं है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी उनको आगे लाइफ में और बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है। उनको भी आगे बड़े बड़े पदों पे जाना है, ठीक है ना। अपनी अपनी लाइफ में बहुत इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। देश के लिए कुछ करना है अगर उनको भी, तो इनके लिए ना पहले तो एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है, उनका नाम है लुइस ब्रेल। क्या नाम है? लुइस ब्रेल। ये जो लुइस ब्रेल है, ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। ये खुद क्या थे? विजुअली चैलेंज थे, ठीक है ना। ये खुद विजुअली चैलेंज थे, बट ये इतने महान वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसे सिस्टम का डेवलप किया, ब्रेल सिस्टम। उसका नाम क्या है? ब्रेल सिस्टम। एक ब्रेल सिस्टम का डेवलप किया, जिसके अंतर्गत जो विजुअली जो चैलेंज होते हैं ना, जो विजुअली चैलेंज होते हैं ना, उनको पढ़ने का, ठीक है ना, लिखने का, उनको आगे क्या किया, उनका सिस्टम डेवलप किया पढ़ने का लिखने का, ठीक है ना, ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी लिख सके, ठीक है ना। तो वो चीज को इन्होंने क्या किया, डेवलप किया। किसने डेवलप किया? लुइस ब्रेल ने डेवलप किया। बात समझ आ गई, ठीक है। तो हम देखेंगे लुइस ब्रेल का ब्रेल सिस्टम क्या है, ठीक है ना। अब ब्रेल सिस्टम क्या है कि इनमें क्या होती है, दो वर्टिकल रोज होती है, ठीक है ना। उनमें क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं। क्या होती है? दो वर्टिकल रोज होती है, उनमें क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो डॉट्स होते हैं ना, ठीक है, और इसके अलावा तीन क्या होती है? लाइंस होती है ना, वो तीन लाइंस दूसरी होती है, ठीक है। दो वर्टिकल डॉट्स होते हैं और इसके अलावा तीन क्या होती है? रोज होती है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। ऐसे करके इनके जो डॉट्स होते हैं ना, इनका सिस्टम क्या था? डॉट्स के ऊपर था, ठीक है ना। ये जो डॉट्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? उभरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? उभरे हुए होते हैं, जिससे जैसे वो इन डॉट्स को टच करते हैं ना, तो उनको पता लगता है कि अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है ना। जो ये डॉट्स है ना, उनसे क्या बनते हैं? वर्ड्स। जैसे हमारी जो अल्फाबेट्स है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है, ठीक है ना, वो इनसे बनते हैं, डेवलप होते हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो इंडियन जो लैंग्वेज, जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, इसके भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इन डॉट्स के द्वारा क्या किए जा रहे हैं? डेवलप किए जा चुके हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर कुछ एक वर्ड्स हम देखते हैं कि भाई उनमें ऐसे डॉट्स थे तो उसको हमने बोला सी, कुछ ऐसे डॉट्स थे तो उसको बोला ए, कुछ ऐसे डॉट्स थे तो वो वर्ड कैसा, वो वर्ड क्या बन गया? टी, ठीक है ना। जैसे हमको क्या पता है? हमको पता है कि भाई ये होता है ए फॉर एप्पल। ये जो शेप है ना, उसको बोलते हैं ए फॉर एप्पल, ठीक है ना। और विजुअली जो चैलेंज बचते होते हैं, उनमें जो ब्रेल सिस्टम होता है, उनमें जो ये ए होता है ना, वो कोई डॉट से डिनोट करते हैं। वो कोई डॉट की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे डिनोट करते हैं कि भाई तुम्हारे में ए का मतलब, वो जो डॉट्स है ना, उनका मतलब क्या होता है? ए होता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि बी का मतलब हमारे पास तो कुछ यूं है, हमारे लिए यही शेप क्या है? बी है। यही शेप क्या है? बी है, ठीक है। और कोई शेप दिखा तो हम बता देंगे क्या? हम मान लेंगे क्या वो बी है? नहीं, हमने क्या देखा बचपन से कि कौन सा शेप है हमारे लिए भी? यही, ठीक। वहीं पे जो विजुअली जो चैलेंज बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है कि कुछ ऐसे डॉट्स होते हैं, मान लो ये दो डॉट्स, कुछ भी डॉट्स होते हैं, ठीक है ना। वो जो डॉट्स होते हैं ना, वो उनके लिए क्या होता है? बी होता है। उन डॉट्स का पैटर्न होता है ना, वो क्या होता है? बी होता है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि डॉट्स के पैटर्न होते हैं, उनसे क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। बात समझ आ गई। ब्रेल सिस्टम में होती है पहले तो एक ब्रेल शीट होती है, ठीक है ना। एक ब्रेल शीट होती है, उस ब्रेल शीट के ऊपर क्या होता है कि जो डॉट्स होते हैं ना, उनका पैटर्न बना हुआ होता है, ठीक है। उनका क्या बना होता है? पैटर्न बना होता है डॉट्स का। उन पैटर्न को वो छूते हैं, उनको टच करते हैं, थोड़े से वो क्या होते हैं? डॉट्स क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं। उन पैटर्न्स को मतलब छूते हैं और टच करते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि अच्छा ये वर्ड्स है, ए है या फिर बी है, सी है, डी। और ऐसे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते उनका जो सिस्टम है उसमें और ज्यादा चीजें ऐड हो रखी है, और वो पढ़ लिख पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो यही ब्रेल सिस्टम है। इसके कुछ वर्ड्स हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। जो इसमें जो ब्रेल सिस्टम है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल, ठीक है ना। 2 वर्टिकल है, ठीक है, और 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होती है?
3 जो रोज होती है वो डॉट्स की होती है। बात समझ आ गई। अब इसमें देखते हैं कि भाई अब ये काम देखो, यहाँ पे जो हमारे लिए सी कैसा है, कुछ यूं है, इसका शेप कैसा है, सी, इसी को हम बोलते हैं भाई ये तो हमारे लिए क्या सी है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, सी बोलते हैं, ठीक है। अब जो विजुअली जो चैलेंज होते हैं उनके लिए जो ब्रेल शीट के ऊपर जो मतलब जो सी बनाते हैं वो बनाते हैं कुछ ऐसा, उसमें 2 डॉट होते हैं और नीचे की तरफ जो 3 रो है उसमें कुछ नहीं है, तो वहां पे क्या बनाते हैं, लाइन लाइन बना देते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। वहीं पे जो ए है वहां पे क्या 1 डॉट है, ठीक है ना, क्योंकि 2 वर्टिकल होते हैं, ठीक है ना, तो 1 डॉट है और बाकी के क्या है, जहां पर डॉट नहीं है वहां पे क्या बना दिए, डैश डैश बना दिए, ठीक है। वहीं पे टी है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डॉट है, ठीक है, और क्या बना दिया, सॉरी राइट हैंड साइड में क्या है, डॉट है, जिसे क्या बना दिया, बाकी के जहाँ पे डॉट नहीं वहां पे डैश डैश बना दिया। तो ऐसे करके उनके लिए क्या बन गया, ये कैट बन गया। बात समझ आ गई। ये डॉट्स मिलके क्या बन गए, उनके लिए कैट बन गए, ठीक है ना। उनको बता रखा भाई जो 2 डॉट्स है वो सी के हैं, 1 डॉट है जो लेफ्ट हैंड साइड में वो ए का है, 1 डॉट है जो राइट हैंड साइड में जो है वो क्या है, टी का है। तो उनको पता लग गया कि भाई ये सी ए टी है। बात समझ आ गई। हमारे लिए जैसे सी का शेप यू है, ए का शेप यू है और टी का शेप कुछ यू है, तो उनके लिए सी का शेप ऐसा है, ए का शेप ऐसा है और टी का शेप क्या है, उनके लिए ऐसा है। बात समझ आ गई। इसके अलावा एक आता है हमारे एंड कैसे लिखेंगे, जैसे हम तो लिखे ए एंड डी, एंड लिखते हैं, ठीक है। वहीं पे उनके लिए एंड क्या होता है, 3 डॉट्स, ठीक है, इन अ रो, और ठीक है, और 2 डॉट्स इन अदर रो, ठीक है, और बीच में क्या रखा है, डैश रखे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं भाई कॉमा, हम तो क्या लगाते हैं, कॉमा के लिए एक साइन लगाते हैं ना, साइन, ये ऐसा। बट उनके लिए क्या होती है, जो एकदम जो लोअर जो होती है ना रो, उसमें जो लोअर रो होती है उसमें क्या है, उनके 2 डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो क्या हो जाती है, कॉमा हो जाती है। बात समझ आ गई। उनके लिए एंड, ये पैटर्न है एंड है, और ये जो पैटर्न है उनके लिए क्या है, कॉमा है। बात समझ आ गई। वो ये क्या पूरा जो चीज होता है ना, किसको जो ब्रेल शीट होती है उसके ऊपर ये क्या बने होते हैं, पैटर्न बने होते हैं। इन्हीं पैटर्न से उनको पता लगता है कि ABCD ये सब चीजें हैं। बात समझ आ गई। और उनसे क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, और लिखना पढ़ना वो सब चीजें सीखते हैं। बात समझ आ गई। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने जो लुइस ब्रेल जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब चीजें बनाए खुद विजुअली चैलेंज होने के बाद भी उन्होंने ये सब चीजें बनाई, ठीक है। तो मतलब सोचो कि अगर आप चाहो ना तो कुछ भी कर सकती हो, ठीक है ना। अगर वो सोच लेते कि अरे मैं तो विजुअली खुद ही चैलेंज हूँ, मैं क्या दूसरों के लिए कोई चीज बनाऊं, ठीक है, मेरे को खुद को हेल्प चाहिए तो मैं क्या दूसरों की हेल्प करूं, अगर ये चीज वो सोच लेते ना तो शायद आज ये तकनीक विकसित नहीं हो पाती, और जो विजुअली जो चैलेंज है वो नहीं पढ़ पाते, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। बट आज क्या है, उनमें भी बहुत कॉन्फिडेंस है, वो ये सब चीजें पढ़ते तो उनमें अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, और वो आगे अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दैट मैं लुइस ब्रेल के द्वारा वो क्या करते हैं, लुइस ब्रेल ने ये सब चीजें विकसित की, ठीक है ना। तो वो कैसे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, उनको एक मन में जिज्ञासा थी। तो आप भी अपने मन में ऐसी ही जिज्ञासा और ऐसा ही उत्साह लेके चले कि हाँ मुझे भी देश के लिए, मुझे भी अपने लिए, मुझे भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है, ठीक है ना। तो आप अगर मन में विश्वास लेके चलोगे ना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ऐसा करके बताएं कि आपका नाम भी इन बुक्स में आए, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।